हाय पेरेंट्स, क्या ल्यूकोवेरिन ऑटिज्म में देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? ये क्वेश्चन इतना कॉमनली पूछा जा रहा है कि मुझे इस पे वीडियो बनानी ही पड़ रही है। मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये क्लियर कर देता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आपको अपने बच्चे को ये देना है या नहीं देना, ये कंप्लीटली मेडिकल प्रोफेशनल, डॉक्टर्स एंड एज अ पेरेंट आप लोग डिसाइड करेंगे। बट इस वीडियो में मैं आपको क्रिस्टल क्लियर करने का ट्राई करूंगा कि ल्यूकोवेरिन करता क्या है, उसके पॉजिटिव्स और उसके नेगेटिव्स हैं क्या। देखिए, ल्यूकोवेरिन एएसडी के लिए बनी ही नहीं है। बेसिकली ये दवाई बनी गई है उन बच्चों के लिए जिनमें सेरिब्रल फॉलेट डेफिशिएंसी होती है। नाउ, जब सेरिब्रल फॉलेट डेफिशिएंसी होती है तो देखा जाता है कि ऐसे बच्चों में चार बहुत कॉमन फीचर्स दिखते हैं, जिसमें वन ऑफ द फीचर होता है अटेक्सिया। अटेक्सिया का मतलब होता है जहां पे बच्चा थोड़े से ट्रेमर्स या मूवमेंट के साथ काम करता है। सेकंड एपिलेप्सी, थर्ड इरिटेबिलिटी एंड फोर्थ रिग्रेशन। नाउ, इस रीजन की वजह से ऑटिज्म के साथ इसको क्यों जोड़ा गया है, बिकॉज कई बार असेसमेंट्स में या स्टडीज में देखा गया है कि जो बच्चे होते हैं वो 1.5-2 साल तक तो बिल्कुल अच्छा प्रोग्रेस करते हैं और सडनली उनमें रिग्रेशन आ जाता है। ऑटिज्म में ये बहुत ज्यादा कॉमन हो रहा है। नाउ, वन ऑफ द रीजंस इसको जोड़ा गया जब ऑटिज्म में रिसर्च की गई और हम लोग उन्होंने ट्राई किया ये देखने का कि कहीं उन बच्चों में फोलेट या फोलिनिक एसिड की डेफिशिएंसी तो नहीं है, तो ऑटिज्म में ये पाया गया। एक डिफिकल्ट चीज ये है कि जब अगर आप बच्चे का ब्लड टेस्ट करेंगे तो ब्लड टेस्ट में इसकी डेफिशिएंसी नहीं आएगी। तो क्या रीजन है कि अगर ब्लड में डेफिशिएंसी नहीं है तो ब्रेन में इसकी डेफिशिएंसी कैसे आ जाती है? मैं इसको एक बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाता हूं। देखिए, अगर कोई इन्फेक्शन मेरी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी उसके इन्फेक्शन के साथ लड़ती है एज अ सोल्जर, ताकि वो इन्फेक्शन मेरी बॉडी को हार्म ना करे। अब जो सोल्जर्स होते हैं उसे हम कहते हैं एंटीबॉडीज। मगर अनफॉर्चुनेटली कभी कभी क्या होता है, ये सोल्जर्स अपनी बॉडी के सेल्स को अपना दुश्मन समझ लेते हैं और उनको ही डैमेज करने चले जाते हैं। और अगर मैं आपको एक सिंपल डायग्राम से समझाऊं, होता ये है कि सपोज करिए कि ये मेरा ब्रेन है और यहां से फोलिनिक एसिड ने ब्रेन में एंटर करना है। अब वो जैसे ही ब्लड के थ्रू एंटर करने जाएगा, उसी की ही एंटीबॉडीज बन जाएंगी और वो उसको यहीं पे ही मार देगी और फोलिनिक एसिड को एंटर करने नहीं देगी। अब यहाँ पे आता है कि ल्यूकोवरिन का रोल क्या होता है। जब ये मेडिकेशन ऐसे बच्चों को दी जाती है तो ये मेडिसिन करती ये है कि एक दूसरे रिसेप्टर्स को पकड़ती है और दूसरा अपना एक वे बनाती है, एक रूट बनाती है, जिससे कि फोलिनिक एसिड ब्रेन के अंदर चली जाती। अब जैसे ही सेरिब्रल फॉलेट डेफिशिएंसी में ये मेडिकेशन बच्चों को दी गई तो ऑब्वियसली हम लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले। बच्चे के ट्रेमर्स में ताकि काफी कम हो गए, एपिलेप्सी में बच्चे की इरिटेबिलिटी कम हो गई और कहीं ना कहीं उनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। नाउ, अब मैं बात करूंगा इस मेडिकेशन का ऑटिज्म में क्या इम्पैक्ट आया। जब ऑटिज्म में टेस्ट किया गया तो 63% बच्चों में देखा गया, ऑटिस्टिक बच्चों में, कि उनमें भी एग्जैक्टली ये वाली डेफिशिएंसी आ रही है। तो ऑब्वियसली उन्होंने इंस्टेड ऑफ ऑटिज्म को ट्रीट करने के, डॉक्टर्स ने बोला कि लेट अस ट्रीट दिस। अब जो रिसेंट रिसर्च है वो ये कह रही है कि जब ऑटिज्म में ये मेडिकेशन दी गई तो उनको तीन चीज में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखा। सबसे पहली चीज जिसमें उनको इंप्रूवमेंट देखा वो था वर्बल कम्युनिकेशन में, ठीक है। और जो सेकंड सबसे ज्यादा उनको इंप्रूवमेंट दिखा वो था सोशलाइजेशन में। एंड जो थर्ड सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखा दैट वाज ऑन कि उनका जो इरिटेबिलिटी है वो थोड़ी सी कम हो गई। बट पेरेंट्स यहाँ पे ना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हर चीज जिसके प्रोज होते हैं और उसके कॉन्स भी होते हैं। तो आइए अब मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। तो चलिए मैं एक बार शॉर्ट में आप लोगों को प्रोज या पॉजिटिव्स बता देता हूं। जैसे मैंने पहले बोला है कि सोशलाइजेशन में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखा है, बच्चे के वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखा है, एंड थर्ड ये देखा गया है कि इरिटेबिलिटी भी बहुत कम हुई है। लेकिन
पेरेंट्स मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत रिसर्च की है इसमें और ना कई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स थे जहाँ पे बताया गया है कि इस मेडिसिन के बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मगर ऐसा नहीं है। अगर आप रिसर्च पेपर में जाएँगे तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट ये आता है कि बच्चे इस मेडिसिन को लेके और भी हाइपर एक्टिव हो सकते हैं और इसकी रेशो जो है वो 11.5% तक है। मतलब कि अगर आप 100 बच्चों को दोगे तो 11.5% बच्चों में हाइपर एक्टिविटी इंक्रीज होने के चांसेस हैं। बात यहाँ पे ही नहीं रुकती है, बात यहाँ पे आती है एग्रेशन की भी। तो अगर आप एग्रेशन की बात करेंगे तो एग्रेशन भी देखा गया है कि 9.5% तक इंक्रीज होता है। तो आप इमेजिन करिए कि अगर आपका बच्चा वैसे ही बहुत ज्यादा सुपर डुपर हाइपर है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं या फिर ऑलरेडी उसमें बहुत ज्यादा मेल्टडाउन्स हैं और फिर भी अगर आप ये मेडिसिन दे रहे हैं तो आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना क्यों जरूरी। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है दैट इज इंसोमिया। नाउ इंसोमिया का मतलब है कि बच्चे को स्लीप के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और इसका रेशो भी कुछ कम नहीं है, ये भी 8.5% देखा गया है। तो अगर स्लीप डिसऑर्डर्स बच्चे में ऑलरेडी हैं और अगर आप ये देंगे, वो नहीं सो रहा, उसकी नींद और डिस्टर्ब होगी, तो आप सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है। और इसी तरीके से अगर टैंट्रम्स की बात की जाए तो ये भी 6.5 से 7% इंक्रीज हो सकता है। नाउ पेरेंट्स अगेन, ये पॉजिटिव तो ठीक है मगर हमें ना यहाँ पे नेगेटिव्स को भी देखना है। मैं आपको ना डरा रहा हूँ ना मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये मेडिकेशन अपने डॉक्टर से पूछ के दे रहे हैं तो अपने थेरेपिस्ट को भी बिल्कुल अपने लाइमलाइट में रखिए, उसको भी बताइए कि क्या कर रहे हैं। बिकॉज इसमें से कोई भी चीज़ इंक्रीज होती है तो हो सकता है कि अगर आप ओटी की या फिर उसको स्ट्रक्चर इंक्रीज कर देते हैं, उसकी थेरेपीज इंक्रीज कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हद तक ये भी कंट्रोल हो सकती हैं। मगर ये इतना आसान नहीं है। मैंने कई बच्चों को देखा है इनफैक्ट जो बहुत ज़्यादा डेवलप कर गए, लेकिन ये बिहेवियर्स इतने ज़्यादा डेवलप हो गए कि बाद में उन पे मुझे देखा कि बहुत डिफिकल्ट पड़ रहा है उनके साथ वर्क करना। एक जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ दैट इज द यूजेज ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स। नाउ रिसर्च में ये भी देखा गया है कि मिल्क भी वही रिसेप्टर्स, उसी के आसपास के रिसेप्टर्स कैरी कर सकता है बॉडी में, जो कि अपने ही एंटीजेंस के साथ या अपने ही सेल्स को मारते हैं, जिसे हम एंटीबॉडीज कहते हैं, जो मैं आपको समझा चुका हूं। तो अगर आप ये मेडिसिन अपने बच्चे को दे रहे हैं तो ये तो श्योरिटी है कि आपको मिल्क प्रोडक्ट्स एंड मिल्क कंजम्पशन बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। आई होप कि इससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि ल्यूकोवोरिन किस लिए दिया जाता है और क्या रीजंस हैं और उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। नाउ अगेन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में रिपीट किया था, मैं दोबारा बोलूंगा, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आई एम एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, आई एम नॉट एन अथॉरिटी जिसमें जो कि आपको बोल सके कि आपके बच्चों को मेडिसिन चाहिए या नहीं चाहिए। बट मैं ये चाहता हूं कि ये वीडियो जितनी भी आप आगे तक शेयर कर सकते हैं, बिकॉज आज हर पेरेंट का ये सवाल है। एंड मैं आप लोगों को ये कंफर्म कर देता हूं कि ये जो मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूं, मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च पेपर पढ़े हैं, उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आप भी इतनी ज्यादा रिसर्च करिए ताकि बिफोर टेकिंग एनी एक्शन आप एक बार कंफर्म हो जाएं कि एक्चुअली आपके बच्चे के लिए बेनिफिशियल है या नहीं।